हाल ही में 13 परमाणु हथियारों को लेकर जो आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है, उसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन आज इस शोर शराबे से दूर हम एक सैन्य रणनीतिक विशेषज्ञ के नजरिए से इन दावों की असलियत को डीकोड करेंगे। उपलब्ध डेटा के आधार पर यह विश्लेषण हमें बताएगा कि इन भारी भरकम धमकियों के पीछे की सामरिक और लॉजिस्टिक सच्चाई आखिर है क्या। आइए सीधा तथ्यों पर आते हैं। ये 130 परमाणु हथियार हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इस तरह की राज्य प्रायोजित बयानबाजी अक्सर खबरों में छा जाती है, लेकिन हमारा मकसद किसी सनसनीखेज दावे पर प्रतिक्रिया देना नहीं है। इसके बजाय हम पूरी तरह से इस बात का कड़ाई से विश्लेषण करेंगे कि क्या लॉजिस्टिक और आर्थिक मोर्चे पर इन दावों में कोई भी वास्तविकता है या फिर ये सिर्फ एक खोखला राजनीतिक दिखावा भर है। तो आज की इस समीक्षा की मुख्य बिंदु है शस्त्रागार का मौजूदा आकलन, इस कार्यक्रम की उत्पत्ति, देश की आंतरिक अस्थिरता, लॉन्च के कमांड और प्रोटोकॉल, सैटेलाइट्स की वैश्विक निगरानी और सबसे अहम प्रोपेगेंडा बनाम जमीनी हकीकत। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शस्त्रागार का आकलन। दावों में जो नंबर उछाले जा रहे हैं, असल में उनका सैन्य स्वरूप है कैसा। रिपोर्ट किए गए इन 130 से अधिक हथियारों का सटीक सैन्य विभाजन समझना बहुत जरूरी है। ब्रेकडाउन देखें तो इसमें लगभग 126 भूमि आधारित, 36 वायु आधारित और 8 समुद्र आधारित हथियार शामिल हैं। इनमें शाहीन 1 और शाहीन 3 जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 200 से लेकर 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, जो यकीनन प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्यों को कवर करती हैं। लेकिन देखिए, रणनीतिक दुनिया में सिर्फ हथियार गिन लेना ही काफी नहीं होता। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, इस परमाणु कार्यक्रम की उत्पत्ति। इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा वास्तव में कैसे जुटाया गया, इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद ये तय किया गया कि किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाए जाएंगे। लेकिन ये कोई स्वदेशी सफलता नहीं थी। 1976 में लीबिया और सऊदी अरब जैसे देशों से इसे भारी अरब फंडिंग मिली। इसके बाद चीन ने डिजाइन से लेकर 1990 में अपनी ही जमीन पर पहले हथियार के परीक्षण तक की अनुमति दे दी, और अंततः मिसाइल डिलीवरी की क्रिटिकल तकनीक उत्तर कोरिया से हासिल की गई। यानी ये पूरा शस्त्रागार काफी हद तक विदेशी फंडिंग और बाहरी इंजीनियरिंग की नींव पर खड़ा है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आंतरिक अस्थिरता। ये वह घरेलू संकट है जो पूरे सरकारी तंत्र को पंगु बना रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में BLA द्वारा लगातार सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में TTP की हिंसा चरम पर है, और सिंध में चोलिस्तान नहर और सैन्य कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ चौतरफा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये व्यापक अलगाववादी आंदोलन राज्य के नियंत्रण को बुरी तरह कमजोर कर रहे हैं। अब सोचिए, इतनी भयंकर आंतरिक अस्थिरता सीधे तौर पर सैन्य कमांड और कंट्रोल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। ऐसे हालात में किसी भी बाहरी युद्ध का विचार रणनीतिक रूप से बिल्कुल बेमानी हो जाता है। हालात इतने खराब हैं कि हाल ही में घरेलू विरोध प्रदर्शनों के कारण कराची बंदरगाह पर 30,000 ट्रकों का जाम लग गया। इस ब्लॉकेड ने रातों रात एक बड़े ईंधन और विनिर्माण संकट का खतरा पैदा कर दिया। सीधी सी बात है, जब अर्थव्यवस्था और बुनियादी आपूर्ति श्रृंखलाएं ही ठप पड़ी हों, तो एक बड़े पैमाने के सैन्य संघर्ष का खर्च उठाना लॉजिस्टिकली असंभव है। चलिए चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, कमांड और प्रोटोकॉल। किसी भी परमाणु लॉन्च के लिए आवश्यक कानूनी और सामरिक संरचनाओं को समझना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में परमाणु शस्त्रागार मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। अमेरिका, रूस, UK या फ्रांस जैसे देशों के पास मेटेड सिस्टम है, मतलब परमाणु बम मिसाइल के साथ पहले से जुड़ा होता है और कुछ ही मिनटों में लॉन्च के लिए तैयार रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के सिस्टम नॉन मेटेड हैं। यहाँ वॉरहेड और मिसाइल दोनों को अलग अलग सुरक्षित ठिकानों पर रखा जाता है, इसलिए हम तुरंत हमला कर देंगे जैसी धमकियां तकनीकी और लॉजिस्टिक नजरिए से पूरी तरह असंभव हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच कई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या CBMs कानूनी रूप से लागू हैं। हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से पहले दोनों को एक दूसरे को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ये स्थापित द्विपक्षीय नियम किसी भी गलतफहमी या अचानक होने वाले हमले की गुंजाइश को व्यवहारिक रूप से खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं 5वें पहलू की, वैश्विक निगरानी। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति की यह वो कठोर वास्तविकता है जिससे दुनिया का कोई भी देश बच नहीं सकता।
एक नॉन मेटेड सिस्टम को लॉन्च करने की प्रक्रिया असल में एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न है। जरा इसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहले डेरा गाजी कॉम्प्लेक्स से वॉरहेड को निकालना होगा, फिर उसे मीलों दूर तरानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स में ले जाकर मिसाइल के साथ असेंबल करना होगा, और अंत में उस भारी भरकम सिस्टम को मसरूर या शाहबाज जैसे लॉन्च पैड्स तक पहुंचाना होगा। यह एक अत्यंत लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसे संकट के समय रातों रात गुपचुप तरीके से अंजाम देना नामुमकिन है। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां खेल में आती हैं। इस पूरी लॉजिस्टिक गतिविधि के दौरान दुनिया भर के सेंसर्स और सैटेलाइट परमाणु ठिकानों की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। अचानक हमले का सरप्राइज फैक्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर बिना अधिकार के ऐसी कोई भी हरकत की गई तो इसका सीधा परिणाम होगा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हंगामा और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देने वाले वैश्विक प्रतिबंध। अंत में हम अपने छठे और आखिरी बिंदु पर आते हैं, प्रोपेगेंडा बनाम वास्तविकता। इस पूरी सार्वजनिक बयानबाजी के पीछे की असली रणनीतिक तस्वीर क्या है? देखिए, एक तरफ सोशल मीडिया और टीवी पर उछलने वाली राज्य प्रायोजित चरम राजनीतिक धमकियां हैं जो लगातार आक्रामकता दिखाती हैं। दूसरी तरफ आर्थिक पतन, आंतरिक आतंकी खतरों और कठोर लॉजिस्टिक्स की वो रणनीतिक वास्तविकता है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 1999 के कारगिल संघर्ष जैसे ऐतिहासिक सबक हमें साफ बताते हैं कि जनरलों की आक्रामक सैन्य सोच और नागरिक नेतृत्व की व्यवहारिक कूटनीति के बीच हमेशा एक गहरा विरोधाभास होता है। जमीनी हकीकत इस उग्र बयानबाजी से कहीं अधिक जटिल है। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी यानी ध्यान भटकाने की रणनीति का नाम देते हैं। जब कोई देश गहरे घरेलू आर्थिक पतन से जूझ रहा हो और सेना पर प्रणालीगत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हों, तो बाहरी खतरे का डर पैदा करना सबसे आसान उपाय होता है। परमाणु हमले की यह बयानबाजी आम जनता का ध्यान उनकी असली रोजमर्रा की समस्याओं और क्षेत्रीय विफलताओं से भटकाने का एक बेहद कारगर टूल बन जाती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या परमाणु हथियारों की ये बयानबाजी वाकई वर्तमान सीमा तनाव को प्रभावित करने वाली कोई गंभीर सैन्य रणनीति है, या फिर ये अपने ही देश के भीतर हो रहे पतन से जनता का ध्यान भटकाने का एक सोचा समझा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है? तथ्यों के इस निष्पक्ष रणनीतिक विश्लेषण के बाद वास्तविकता काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। इस सामरिक समीक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।